मैंने लिखा कि साहब उसके इतने पैसे थे, इतने पैसे थे, देखो लिखा हुआ है, तो उसकी फोटो कॉपी मैंने पीछे लगा दी और उसका उस कागज का क्या नाम दिया, एनेक्शन 1। ठीक है, फिर बाद में और कोई बात कर रहा है, और कोई बात कर रहा है, 5वें नंबर पॉइंट उसने और कहा, वादी ने क्या कि साहब ये संपत्ति किस क्षेत्र अधिकार में रखी हुई है, या फिर ये वाला पॉइंट नहीं, ये कर लेते हैं कि इस संपत्ति का रिसीवर इस आदमी को अपॉइंट किया गया था। अच्छा, रिसीवर तो कोर्ट की तरफ से पेश किया जाता है, ऐसा नहीं। हम दोनों जने घूमने के लिए बाहर गए, तब तक उस संपत्ति का ध्यान रखने के लिए इस आदमी को अपॉइंट किया था हम लोगों ने। ठीक है, जबकि अब ये क्या कह रहा है कि इस आदमी को हम दोनों की तरफ से नहीं, इस अकेले आदमी की सहमति से क्या कहते हैं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो इस तरह की बात जो हुई थी वो मैं अपने इस दस्तावेज के साथ में पेश करना चाहता हूँ। उस दस्तावेज का नाम है एनेक्शन नंबर 2। ये एनेक्शन नंबर 2 मैं अपने सामने पेश करूँ। तो ये सारी बातें आ गई किसके पास में आई, कोर्ट के पास में। अब कोर्ट जब उस लिखित कथन को पढ़ेगा तो उसमें एनेक्शन नंबर 1 में लिखी हुई बात को पीछे से देखेगा और ये समायोजित करेगा कि वास्तव में उसने बात सही कही या गलत कही। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ओवरऑल करके वादी ने कितने रुपए की बात कही कि सर मैं इससे 5 लाख रुपए मांगता हूं, मेरे 5 लाख रुपए दिलाए। प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन में लिखा कि सर ये 5 लाख नहीं मांगता, 3 लाख ही मांगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लाख रुपए की स्वीकार कर रहा है वो। तो अब कोर्ट क्या कहेगा, ऑर्डर नंबर 12 के तहत यदि दिए गए दस्तावेज में जो मांग की थी उसको आपने क्या कर लिया, एडमिट कर लिया। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 58 क्या कहता है, एडमिटेड फैक्ट आर नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू प्रूफ। स्वीकृत तथ्यों को प्रूफ करने की, साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब लड़ाई कितने पर जाएगी, केवल 2 लाख पर, क्योंकि वो कह रहा है कि 3 लाख ही मांगता है, 3 लाख मांगता है, मतलब 2 लाख पर तो चले गए। मतलब वो स्वीकार कर रहा है कि 5 लाख में 5 लाख रुपए नहीं मांगता, वो 3 लाख रुपए मांगता है। तो मतलब 2 लाख रुपए की वो अपनी स्वीकृति दे रहा है, समझ गए। अब और आगे क्या हुआ, प्रतिवादी ने ये 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। इसके बहस पर प्रतिवादी अपनी ये बात कहना चाह रहा है कि सर ये 5 लाख रुपए मांगता है, उसमें से मैंने इसको 2 लाख रुपए ऑलरेडी दे दिए हैं। ठीक है, अब जो ऑलरेडी 2 लाख रुपए दिए उसका कागज क्या है कि उसके समर्थन में मैं अपना एनेक्शन नंबर 3 प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें हम दोनों के साइन सिग्नेचर है कि इसने मेरे से 2 लाख रुपए ले लिया। तो एक निश्चित धनराशि पैसा डिटरमाइन किए जाने के लायक था। उसने तो पैसा मांगा कितना, और मैं क्या कह रहा हूँ कि सर मैं 2 लाख रुपए इसको ऑलरेडी दे चुका हूँ। मतलब कि जो 5 लाख रुपए की डिमांड चल रही है उसमें 2 लाख रुपए को मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, सेट ऑफ करवाना चाह रहा हूँ, मुजरा करवाना चाह रहा हूँ। और उसके समर्थन में मैंने क्या किया, अपने एक कागज पेश किया कि सर देखो 5 लाख की मांग कर रहा है, इसमें से मैंने इसको 2 लाख रुपए दे दिए। तो ये तो क्या हो गया है, सेट ऑफ हो गया। सेट ऑफ उसी दावे में हो सकता है, उसी बात के तहत हो सकता है जिसमें निश्चित धनराशि होनी चाहिए। 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, वो सेम कॉज ऑफ एक्शन के साथ होनी चाहिए। जबकि क्या मैं उस आदमी के खिलाफ एक नया वाद जिसमें इस 5 लाख और इस 2 लाख रुपए का कोई लेना देना नहीं है, क्या है उसमें लेना देना कि साहब जब हम दोनों इस धंधे में काम करने शुरू हुए थे उसके पहले मैंने इसकी बहन की शादी में इतने रुपए का डोनेशन दिया था, जिसकी रकम को निर्धारित करना, डिटरमाइन किया जाना सक्षम या फिर किसी भी तरह से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो इससे मैं उस पैसों की डिमांड करता हूँ, मुझे वो पैसा दिलवाइए। तो क्या ये जो पैसों की डिमांड कर रहे हैं, ये वादी ने जो मूल कॉज ऑफ एक्शन पूछा है उसके संबंध में डिमांड कर रहा है या किसी दूसरे कॉज ऑफ एक्शन से? दूसरे कॉज ऑफ एक्शन। उस दूसरे कॉज ऑफ एक्शन में कितने रुपए की डिमांड कर रहे हैं? एक ऐसी पैसा है जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो दूसरा कॉज ऑफ एक्शन और ऐसी धनराशि जिसको पैसों में निर्धारित किया जाना मुश्किल है, तो इसके लिए प्रतिवादी क्या पेश कर सकता है कोर्ट में, प्रति दावा। वो जो 5 लाख रुपए मांगे थे उसमें 2 लाख रुपए अपने दिए जाने की बात करें तो उसने क्या पेश कर रहा है, मुजरा, सेट ऑफ। और एक ऐसी धनराशि जो उस कॉज ऑफ एक्शन के संबंध में नहीं है और जिसको डिटरमाइन किया जाना मुमकिन नहीं है, तो उसके संबंध में वो अपना दावा पेश कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रति दावा। एक तो है काउंटर क्लेम और एक है सेट ऑफ। सेट ऑफ निर्धारित किया जा सकता है पैसों को निश्चित धनराशि को करना, और काउंटर क्लेम निर्धारित नहीं किया जा सकता या फिर उस कॉज ऑफ एक्शन से डिटरमाइन नहीं करता, अलग कॉज ऑफ एक्शन होता है। तो मुजरा, प्रति दावा और लिखित कथन, समझ गए? वो साबित हो जाता है फिर
तो पैसे नहीं ले जाएगा फिर वो। हाँ, इसकी जो यदि साबित हो जाता है तो करो। कोर्ट किस चीज को फाइनल समझता है? कोर्ट समझता है कि वास्तव में आप 3 लाख रुपए मांगे थे और इसने आपके खिलाफ क्या लगाया, काउंटर क्लेम, प्रति दावा लगाया, और प्रति दावे में ये 3 लाख रुपए आपसे जीत गया। क्या समझे? प्रति दावे में ये 3 लाख रुपए जीत गया और 3 लाख रुपए ये आपको देने की मांग कर ही रहा है। भाई इसने क्या एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मुझसे 3 लाख रुपए मांगता है और ये भी आपके विरुद्ध 3 लाख रुपए की धनराशि जीत चुका है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो वादी के पक्ष में डिग्री पारित हुई है जो मूल वाद था, और एक प्रतिवादी के पक्ष में डिग्री पारित हुई है जो प्रतिदावा था, काउंटर क्लेम था। कितने रुपए की डिग्रियां पारित हुई? इसके भी 3 लाख की और इसके भी 3 लाख की। जब एक ही वाद में 2 अलग अलग पक्षकारों के पास में 2 अलग अलग डिग्रियां पड़ी हुई होती है तो उन दोनों डिग्रियों को क्रॉस डिग्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉस डिग्री। समझते हैं एक बात, क्या कहा? 2 पक्षकार है और उन दोनों पक्षकारों के पास डिग्रियां पड़ी है एक दूसरे के विरुद्ध, जरूरी नहीं है विरुद्ध हो, कैसे भी पड़ी हो सकती है। तो जो डिग्रियां होती है जो आपस में एक दूसरे के प्रति में एनफोर्समेंट में लानी है, तो उन डिग्रियों को क्या कहेंगे? क्रॉस डिग्री। और कोर्ट भी फाइनल में क्या कर देगी तय? 3 लाख रुपए तुम मांगते हो, 2 लाख रुपए ये मांग रहे हैं, मामला रफा दफा खत्म। तो वो फिर जो जिसने डिग्री लगे ना वादी तो उसने क्या काउंटर क्लेम बाद में आया, वादी ने फिर काउंटर क्लेम आया, उसके बाद में फिर वो वादी करे कि शादी में तो इसने इसकी मर्जी से दिया, फिर कि इसके मन से दिया इसने, मैंने तो बोला भी नहीं था, फिर भी इसने अपने मन से दे दिया पैसा, मैंने मना भी करा था फिर भी। हाँ तो ये तो फैक्ट हो गया ना बेटा, इन सभी सब फैक्टों से आगे निकल के तो अक्सर उससे कहा ही होगा ये सारी बातें। तो क्रॉस डिग्री का सर कहीं पर है? हाँ, ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 20 21 का निष्पादन में, हाँ निष्पादन में देखो या तो रूल नंबर 20 होगा और यहाँ पे 21 या 20 के आसपास में कहीं कहीं लिख रखा है क्रॉस डिग्री होता है डिस्ट्रीब्यूशन। रूल नंबर क्या है? 18 प्रति डिग्रियों की दशा में निष्पादन। प्रति डिग्रियों की दशा में निष्पादन हो गया। गलत हो रहा ध्यान रखना, तो आपको शिकायत जाएगी सरकार। भाई इससे तो आउट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं हुए, आप सीबीसी से हो गए, हाँ इससे तो नहीं हो, आप सीआरपीसी से भी हो गए, आप कॉन्स्टिट्यूशन से भी हो गए, सबसे हो गए। हाँ नहीं मतलब अभी वो पर हो जाएगा सर, अभी ये आज कल के टॉपिक इसके बाद कर लेंगे। हाँ केस किसी के भैंस के ऊपर भी लगा सकता है, किसी ने मेरी भैंस उठा के लेके चला गया। देखो किसी भैंस को उठाकर लेके जाने का मतलब है उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को उठाकर और मूवेबल प्रॉपर्टी को भी उठा के ले जाता है, इसका मतलब उसने क्या किया है? चोरी। सॉरी मूवेबल भैंस चुराना का मतलब क्या है? चोरी थे, तो वो घर पर अपहरण थोड़ी है। हाँ बोलो। तो बाद में पता चला कि ये लेके गया, फिर उसने केस लगाया, फिर अब उसको साबित कैसे करेगा? कोर्ट भी कह रही कि नहीं साबित कैसे करो, आप साबित करो फिर तो उसने साबित कैसे करा मालूम है? उसके तबेले में भैंस का गोबर था, उसका गोबर लिया और उसके तबेले में जाकर भैंस का गोबर लिया, दोनों की डीएनए टेस्ट कराई, रिपोर्ट लगा दी और रिकॉर्ड में जमा कराई, कोर्ट ने फिर उसको भैंस को छोड़ दिया। वैसे गोबर का कोई डीएनए नहीं होता, फिर वो कॉमेडी है सर, फिर भी कर सकता कॉमेडी में, गोबर का कोई डीएनए तो कॉमेडी है सर, उसमें कुछ भी कर सकता है। चलो समझे बेटा, एक तो अपने समझे हैं सेट ऑफ, दूसरा समझे अपन काउंटर क्लेम, अभी तीसरी बात हम समझे हैं लिखित कथन जो पेश की जाए, ठीक है? अभी पढ़ाना ऑर्डर नंबर 8 का रूल नंबर 1 लिखित कथन प्रतिवादी उस पर समन तामील और ये दो तीन बनाया ना वो दबाओ। कथन का रूल नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। कितने दिनों में रूल नंबर 1 डिस्कस पेश करना है? 30 दिन में अधिकतम 90 और भी इससे ज्यादा यदि गुंजाइश चाहिए तो कर सकती है कोर्ट। कहाँ? 148 कितने दिन? 30 मतलब ज्यादा से ज्यादा सर 90 दिन ही हो सकते हैं ना? हाँ। ये 30 दिन अलग से थोड़ी होंगे। नहीं, ये टोटल मिला के 90 दिन है। उसमें क्या होगा कि तामील होने के बाद, हाँ तामील नहीं हुई तो क्या कह रहे बेटा? यानी कि किंतु जो समन की तामील की तारीख से 90 दिन के पश्चात का नहीं होगा। हाँ, समन की तामील से मतलब ये 30 दिन भी उसी में शामिल हाँ, है। उसी में शामिल है। और समन की तामील कितने दिन में होगी? 30 दिन
समन की तामील का टाइम कहाँ दे रखा है वैसे? तो समन की तामील यदि नहीं हो रही है तो 90 दिन 2 महीने नहीं, समन की तामील नहीं हुई मान लो, तो वापस करेंगे सर तामील नहीं हुई तो लिखित कथन के लिए कब तक इंतजार किया जाएगा? तो। जब तक समन की तामील नहीं हो जाती आगे वाले को पता नहीं चल जाएगा कि हाँ उसके पास समन की तामील यदि 6 साल ही नहीं होगी तो तब तक समझ के तामील तो सर वो पेपर उसके पास पोस्ट ही हो जाती है ना। हाँ, तो हाँ उसके तो पास अच्छा पहुंच ही वो नहीं। लोग उसमें लोक प्रकाशित में छपाएगा एडवर्टी पिटवा देगा यहाँ देखो एकदम सही कह रही है वैसे। क्या है कि यदि समन की तामील यदि नहीं होती है तो जब तक कि समन की तामील नहीं होगी तब तक कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, याद रखना, है ना? क्योंकि सिविल ये कहता है कि जब तक ये आगे वाले आदमी को सुनने का मौका नहीं मिल जाता कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती। कोर्ट एक्स पार्टी आदेश कब देगी? जब समन की तामील हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि उसको सुनने का मौका मिल चुका है। उसके बाद में भी यदि वो नहीं आता है तो फिर एक्स पार्टी। यदि समन की तामील हो ही नहीं रही है, समन की तामील नहीं हो रही, 1 साल हो गया, आदमी जाता है घर पे ताला लगा हुआ है, घर पे कोई वेस्ट महिला सदस्य भी नहीं है, चिपका के भी आ गया और चिपका के आने के बाद में भी वहां कोई आदमी गए नहीं, वहां पर तो ताला का ताला ही लगा हुआ है, ठीक है? या फिर हाँ चस्पा भी करके आ गया तो भी ताला का ताला, या चिपका तो दिया पर वहां पर कोई दूसरे आदमी थे ही नहीं जिस पर वो साइन सिग्नेचर करवा सके, या फिर साइन सिग्नेचर भी करवा लिए, तो जिस दिन कोर्ट में तारीख पड़ी थी वो आया नहीं, इसका मतलब अभी भी समन की तामील नहीं समझी जा रही है, ठीक है? तो समन की तामील यदि नहीं हुई है तो 1 साल निकल गया, 2 साल व्हाट्सएप पर भेज दिया पर अभी तक उसकी ग्रीन टिक नहीं आई, मेल पर भेजने की कोशिश की, उसका कोई मेल एड्रेस ही नहीं था, ठीक है? घर उसका ढूंढने की कोशिश की पर वो जिस घर में रह रहा था वो तो घर तो उसने किराए से ले रखा था, उसका असल पता था हमें भी नहीं पता। फिर क्या किया जाएगा? जब तक समन की तामील नहीं होती सिविल में किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती, और समन की तामील हो गई उसके फर्स्ट 30 दिन बाद, और यदि वो 30 दिन में नहीं हो पाता है तो अधिकतम 90 दिन, और उस 90 दिन में भी वो कोर्ट में जाके एक बार पेश होता है, ये कहता है कि सर मेरा लिखित कथन हमारा इस तारीख को पेश कर दूंगा। क्लियर है? यानी उसको पास पहुंच के एक बार उसने सिग्नेचर कर लिया फिर भी कोर्ट नहीं आया, फिर एक्स पार्टी उसको भाई ने कर दिया तो फिर साइन। तो ऑर्डर नंबर 5 का रूल नंबर 15 निकालो तो सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा सर इसमें से? 21 है सबसे बड़ा ऑर्डर। ऑर्डर 5 रूल 15 where service may not be a member of defendant's family. हाँ यदि उसका भाई मिल गया तो हो जाएगी तामील। भाई कितने साल का होना चाहिए? वो नहीं दिख रहा सर। 4 साल का होगा तो यानी 18 साल का होना चाहिए। 18 साल कम से कम होना चाहिए, तो उसमें हो जाएगी सब लोग। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 रूल नंबर 5 विनिर्दिष्ट प्रत्येक है। यदि वाद पत्र में के तथ्य संबंधी हर अभिकथन का विनिर्दिष्ट या आवश्यक विवक्षा से प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है या प्रतिवादी के अभिवचन में यह कथन की ओर स्वीकार नहीं किया जाता तो जहाँ तक नियोक्ताधीन व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध है वह स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा। क्या कहा इसने कि वादी ने कोई दावा लिखा और कहा कि साहब मैं इसे 4 लाख रुपए मांगता हूँ, और प्रतिवादी ने लिखित कथन में इसको स्पेसिफिक डिनाई नहीं किया कि साहब ये मेरे से कोई 4 लाख रुपए नहीं मांगता, वहां पर चुप रह गया, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो इसका मतलब एक्सेप्ट किया है इस प्रतिवादी के द्वारा, ऐसा समझ लिया जाएगा। ठीक है, परंतु ऐसे स्वीकार किए गए किसी भी तथ्य की ऐसी स्वीकृति के अलावा अन्य प्रकार से साबित किए जाने की अपेक्षा न्यायालय 101 का अनुसार कर सकेगा। ठीक है, कोर्ट चाहे तो उसको दूसरी तरह से भी एक्सेप्ट किए जाने की बात करवा सकता है। नेक्स्ट, जब प्रतिवादी ने अभिवचन फाइल नहीं किया वह न्यायालय के लिए वाद पत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों के आधार पर निर्णय सुनाना, जहाँ तक नियोक्ताधीन व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध। क्या मतलब हुआ नियोक्ताधीन व्यक्ति को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति? तो नियोक्ताधीन तो 18 साल से कम है या 18 साल से कम है या पागल 18 साल से ज्यादा है, तो फिर उनको तो उनके लिए तो स्पेशल प्रोविजन है इसलिए। ठीक है ना? हाँ, विधि पूर्ण होगा छोड़कर
विरुद्धाधीन व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध विधिपूर्ण होगा, किंतु न्यायालय किसी ऐसे तथ्य को साबित किए जाने की अपेक्षा स्वविवेकानुसार कर सकेगा। क्या विधिपूर्ण होगा? संबंध की तामील होने के बाद में भी यदि वो लिखित कथन पेश नहीं कर रहा है तो निर्णय सुनाना विधिपूर्ण होगा, है ना। मतलब एक्स पार्टी आदेश दिया जा सकता है, पर उसमें और कोर्ट को ये पावर दे दिया कि वो चाहे तो कुछ एक्सक्यूज भी मांग सकता है। रूल नंबर 6 मुद्रा की विशिष्टता लिखित कथन में दी जाएगी। जहाँ हाँ, तक जो लिखित कथन अब पेश किया जा रहा है प्रतिवादी की तरफ से, वो स्पेसिफिक लिख रहा है मुजरा के बारे में। जहाँ तक धन की वसूली के बाद में प्रतिवादी न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से अनधिक धन की कोई अभिनिश्चित राशि। देखो, एक तो क्या लिखा कि मुजरा जो होगा वो धन वसूली के बाद में होगा, है ना। दूसरा लिखा वह धनराशि अभिनिश्चित होनी चाहिए, अनिश्चित नहीं। 2 लाख, 4 लाख, 40,000, 30,000, ठीक है। और कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए उसको सुनने के लिए। सर वो सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला गया था। अरे यार, ये तो मुजरा की बात है ना बाबू। मुजरा को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों जाएगा? जिसने वाद पेश किया उसके अगेंस्ट बाबू तो उसी में तो पेश करेगा। मुजरा के दिल्ली कोर्ट में थोड़ी पेश करेगा। मुजरा कौन सी कोर्ट में पेश करेगा वो? नहीं, प्रतिदावा कौन सी कोर्ट में पेश करेगा? जिसमें वाद फिर है। मैं उसका नहीं, मैं वो पहला लेके अपना पढ़ा था, सेकंड था उसका। तो आप सेक्शन नंबर 15 आपने नहीं पढ़ा क्या? नहीं, आप मेरे को बताओ, सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएगा वो? सेक्शन नंबर 15 क्या कहता है? अंदर नहीं, वो जो सक्षम है उसका अंदर ही जाएगा, वो निम्नतम श्रेणी के सक्षम न्यायालय में जाएगा। तब फिर आपको पता है, तब फिर क्यों क्वेश्चन डालते हो कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में? मैं उधर की साइड नहीं गया ना सर, इसलिए जाना चाहिए था ना। आप हवाई जहाज उड़ा के सीधा थोड़ी पहुंचाओगे। हाँ, धन संबंधी सीमाओं से अनधिक धन की कोई अभिनिश्चित राशि जो वह वादी से वेद रूप से वसूल कर सकता है। कौन? प्रतिवादी। किससे? वादी से। वेद रूप से, ठीक है। वादी की मांग के विरुद्ध मुद्रा करने का दावा करता है और दोनों पक्षकार वही हैसियत रखते हैं जो वादी स्टेटस सेम होना चाहिए, हैसियत उनकी सेम होनी चाहिए ना। हैसियत का क्या मतलब हुआ? देखो, मतलब एक ही हाँ, इसका मतलब ये है कि मान लो मैं और मेरा एक आदमी है साथ में, जो 2 आदमियों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। मैं उसी से ही पैसे मांग रहा हूँ, यही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी दूसरे आदमी को पैसे उधार दे रखे और उस आदमी ने इसको पैसे उधार दे रखे, ठीक है। और सेटअप में भी मैं इससे क्या कर रहा हूँ? इसी से पैसा मांग रहा हूँ। तो इस आदमी की स्टेटस इस सेकंड स्थिति में तो किसकी होगी? जजमेंट डेप्टर की होगी या फिर डेप्टर की होगी, जो कि मेरा डेप्टर है, जिसको मैंने पैसा दिया है, उससे वो इससे पैसा मांग रहा है। तो ये तो स्टेटस अलग हो गया। वापस समझना क्या कह रहा हूं। मैंने सरफराज के विरुद्ध मैंने दावा किया कितने रुपए का? 6,000 रुपए का। और ये कहा कि साहब सरफराज मेरे 6,000 रुपए दो। सरफराज ने खुद ने मेरे खिलाफ दावा किया कि सर मैं तो खुद है ना आरिफ साहब से 3,000 रुपए मांगता हूँ, और ये कागज पकड़ो। तो इन्होंने जो मेरे विरुद्ध बात कही है, ये क्या बात हो गई है? सेट ऑफ की बात हो गई। हम दोनों की स्थिति भी सेम है, उसी मुकदमे में, उसी पेशे में, ठीक है। दूसरी बात, मैंने 6,000 रुपए का मुकदमा किया सरफराज पर। सरफराज कोर्ट से ये बात कह रहा है कि सर आरिफ साहब से मुझे मेरे पैसे तो दिलाओ। दूसरी बात कौन सी? कि जुबेर को इसने 3,000 रुपए दे रखे थे और वो जुबेर ने 3,000 रुपए मेरे को उधार दे रखे। तो सर आरिफ साहब से मेरे को वो रुपए भी दिलाओ जो मैं जुबेर से मांग रहा हूँ। तो इसमें हम दोनों वादी प्रतिवादी की स्थिति चेंज हो चुकी है। स्टेटस वही होना चाहिए। चलो, वही हैसियत रखते जो वादी के बाद में उनकी है, वहाँ प्रतिवादी मुद्रा के लिए चाहिए गई ऋण की विशिष्टता देते हुए लिखित कथन वाद की पहली सुनवाई पर उपस्थित कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात तब तक उपस्थित नहीं करेगा या न देगी। क्या मतलब है कि जिस दिन उसने फर्स्ट दिन रिटर्न स्टेटमेंट पेश किया उसी दिन मुजरे की मांग करेगा, और उस दिन मुजरे की मांग नहीं की तो अमूमन अब वो सेट ऑफ नहीं कर सकता, पर कोर्ट की परमिशन से कर सकता। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा कि उसी दिन सेट ऑफ करो? वही है, आप एक बार में सारे के सारे अधिकार के मांग करो। नेक्स्ट, मुजरा का प्रभाव। लिखित कथन का प्रभाव प्रतिवाद में के वाद पत्र के प्रभाव के समान ही होगा। देखो क्या कहा इसने बेटा, लिखित कथन का प्रभाव प्रतिवाद में के वाद पत्र के प्रभाव के समान। अच्छा, ये प्रतिवाद क्या है?
क्रॉस सूट है, हाँ ठीक है। के समान ही होगा जिसे न्यायालय मूल दावे और मुजरा दोनों के संबंध में अंतिम निर्णय सुनाने के लिए समर्थ हो जाए, किंतु विकृत रकम पर लीडर को डिग्री के अधीन देय खर्चों के बारे में उसके धारणाधिकार पर इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या मतलब हुआ? मुजरा इतना प्रभावी होता है जैसे कि उसने उसके खिलाफ कोई दावा ही किया है। जैसे वो दावे में मांग कर सकता है ना, उसी तरह से वो मुजरे में भी मांग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रतिवादी द्वारा दिए गए लिखित कथन संबंधित नियम मुद्रा के दावे के उत्तर में दिए गए लिखित कथन को भी लागू होता है। क्या मतलब हुआ? यदि वो सेट ऑफ का दावा यदि कोई अलग से करता है तो वो जो कथन उसमें लिखे हुए होंगे वो सारी की सारी बातें इस मुजरे में भी कर सकता है। ठीक है, अब है ना इसके इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। इन इलस्ट्रेशन को आप लोग घर पे जाके देखेंगे। 2-4 इलस्ट्रेशन तो रटे रटाए मिलेंगे और 2-4 इलस्ट्रेशन ऐसे होंगे जिसमें उनकी स्टेटस चेंज हुआ, उनकी हैसियत चेंज हुई। जिसमें हैसियत चेंज हो जाएगी उसमें मुजरा नहीं कर सकता। जिसमें पैसा अनिश्चित धनराशि का है उसमें मुजरा नहीं किया जा सकता। रूल नंबर 6A, ये 8 के 8 इलस्ट्रेशन पढ़ने भी हैं और याद भी रखने हैं। सीधा सा पूछ लेंगे इलस्ट्रेशन देके, क्या इसमें मुजरा किया जा सकता है? यस, नहीं, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल भी नहीं, एज इट इज। चलो 6A पे आ जाओ। प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा। अभी किसकी बात थी? वादी सेट ऑफ की। और अब किसकी बात है? प्रतिदावा। काउंटर क्लेम की। वादी में प्रतिवादी नियम 6 के अधीन मुजरा के अभिवचन के अपने अधिकार के अधीन अतिरिक्त, इसका मतलब क्या है? तो ये मुजरा अलग है, काउंटर क्लेम अलग है। अतिरिक्त वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिदावे के रूप में किसी ऐसे अधिकार या दावे की जो वादी के विरुद्ध प्रतिवादी को वाद फाइल किए जाने से के पूर्व या पश्चात किंतु प्रतिवादी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा परिषद किए जाने के पूर्व या अपनी प्रतिरक्षा परिषद किए जाने के लिए परिसीमित नियम समय का अवसान हो जाने के पूर्व किसी वाद हेतु के बारे में विरोध हुआ। रुकना एक मिनट बेटा। ये जो कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ है? कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वाद फाइल किए जाने के पूर्व या पश्चात। वाद फाइल किए जाने के पूर्व या पश्चात। बस इसको, हाँ, जो सेकंड वाला कॉज ऑफ एक्शन है जिसमें कंप्लेनेंट नहीं, जो रेस्पोंडेंट है वो जो अपना काउंटर क्लेम करना चाह रहा है, वो काउंटर क्लेम कब उत्पन्न हुआ है? तो उस काउंटर क्लेम से रिलेटेड कॉज ऑफ एक्शन कब उत्पन्न हुआ? जब वाद किया गया, या तो वादी ने वाद किया था उसके पहले या वादी ने वाद किया उसके बाद। बाद में है। याद रखना, कॉज ऑफ एक्शन एक अलग ही है, वो उसके पहले का भी हो सकता है और उसके बाद का भी हो सकता है। तो काउंटर क्लेम भी तो ये हो सकता है ना सर, वो पहले से उससे पैसे मांग रहा है लेकिन उसके बाद जब वो बात कर रहा है तभी उसने वो काउंटर क्लेम, सॉरी, ये सेट ऑफ की मांग कर रहा है कि ये पैसे मेरे को। हाँ, तो पहले वाले में तो हो सकता है सेट ऑफ कर रहे हैं। हाँ, और या कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ है? जब प्लेंट पेश कर दिया गया है, हाँ, ठीक है, और मान लो रिटन स्टेटमेंट भी पेश कर दिया और कॉज ऑफ एक्शन अब अराइज हुआ, अब तो फिर काउंटर क्लेम है। तो कहने का मतलब काउंटर क्लेम दावा पेश किए जाने के पहले या दावा पेश किए जाने के बाद में का काउंटर क्लेम का कॉज ऑफ एक्शन कभी भी अराइज हो सकता है। वाद हेतु के बारे में प्रस्तुत हुआ है, उठा सकेगा चाहे सब प्रतिदावा नुकसानी के दावे के रूप में हो या नहीं हो। नुकसानी का मतलब जो काउंटर क्लेम उठाया जा रहा है वो सीमित नहीं है केवल कंपनसेशन दिए जाने की तुलना में हो, या फिर जो प्रतिकर दिए जाने के संबंध में हो। कौन कौन सा हो सकता है? अनिश्चित धनराशि के बारे में भी हो सकता है। वैसे आपको पता है टोर्स में एक सवाल आता है अमूमन, टोर्स किसे कहते हैं? अकृत्य विधि। अकृत्य विधि में लिक्विडेटेड डैमेजेस की मांग की जाती है या अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की मांग की जाती है? लिक्विडेटेड का मतलब हो गया निश्चित क्षतिपूर्ति और अनलिक्विडेटेड का मतलब अनिश्चित क्षतिपूर्ति। अनिश्चित क्षतिपूर्ति की ही मांग की जाती है। तो ये भी क्या कह रहा है? प्रतिदावा नुकसानी के दावे के रूप में हो या नहीं हो, चाहे वो लिक्विडेटेड हो चाहे अनलिक्विडेटेड हो। परंतु ऐसा प्रतिदावा न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसे प्रतिदावे का प्रभाव प्रतिवाद के प्रभाव के समान ही होगा जिससे न्यायालय एक ही वाद में मूल दावे और प्रतिदावे दोनों के संबंध में अंतिम निर्णय सुनाने के लिए समर्थ हो जाए। हाँ, क्या मतलब हुआ? कोर्ट उस एक ही निर्णय में दोनों बातों को सुनकर फैसला दे सकता है। हाँ,
नंबर वादी को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह प्रतिवादी के प्रतिदावे के उत्तर में लिखित कथन ऐसी अवधि के भीतर जो न्यायालय द्वारा नियत की जाए फाइल करे। अब देखो, वादी ने दावा पेश किया, प्रतिवादी ने लिखित कथन पेश किया। ऐसा लिखित कथन पेश किए जाने के बाद एक नया कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। उस कॉज ऑफ एक्शन के संबंध में प्रतिवादी ने दावा पेश किया। ये लिखित कथन पेश कर चुका है, इसलिए वापस दावा पेश किया। अब इस दावे के संबंध में ये क्या पेश करेगा? लिखित कथन पेश करेगा। तो इसका मतलब हो गया सेकंड बार में ये जो पेश कर रहा है वो जवाब का जवाब है। क्या है? जवाब के जवाब को हम कहते हैं जवाबुल जवाब। समझ गए? इसने जो जवाब पेश किया था जिसमें इसने इसकी मांग कर ली कि साहब मैं इससे भी इतने रुपए की मांग करता हूँ, तो अब इसको अपने उसमें डिफेंस में कुछ कहना है। ये अब जो बात कह रहा है उसको अपन कह रहे हैं जवाबुल जवाब, जिसको अपन कहते हैं रेप्लिका। REPLICA, रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब है जवाबुल जवाब, जो अमूमन रेंट कंट्रोल की कार्यवाही में अपन देखते हैं। तो ये कौन लगा रहा है? वादी लगा रहा है। वादी इसका जवाब वापस से पेश, इसने अपने जवाब के साथ में क्या पेश किया? एक वाद भी पेश किया कि सब ऐसे ये प्रमाण। अब उस वाद के बारे में ये कौन वापस अपनी बात पेश करेगा? मान दे कि नहीं मानता आंसर। हाँ, जस्टिफिकेशन तो चाहेगा ना भाई कोर्ट, बिना सुने में थोड़ी फैसला दे देगा। चलो अब ऐसा हुआ कि प्रतिवादी ने प्रतिदावा पेश किया। ऐसा प्रतिदावा पेश करने के और वादी का भी वाद चल रहा है, प्रतिवादी का भी प्रतिदावा चल रहा है। एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें वादी का दावा नामंजूर हो गया, खारिज हो गया, अस्वीकार हो गया, कोई भी बात नहीं, तो जो मूल दावा था वो तो खत्म हो गया, पर जो प्रतिवादी ने क्या पेश किया था? प्रतिदावा। तो मूल दावा खत्म होने की स्थिति में प्रतिदावे की क्या स्थिति होगी? प्रतिदावा हमेशा चालू रहेगा, क्योंकि प्रतिदावा एक नए अधिकार के रूप में मांग की गई। और ऐसा कहाँ लिख रखा है? ऑर्डर नंबर 8 के रूल नंबर 6 के डी में। देखो, ऑर्डर नंबर 8 का रूल नंबर 6 तो कहता है सेट ऑफ। ऑर्डर नंबर 8 का रूल नंबर 6 ए कहता है काउंटर क्लेम। ऑर्डर नंबर 8 का रूल नंबर 6 डी कहता है काउंटर क्लेम। काउंट, हाँ, यदि ये डिस्मिस हो जाता है तो भी काउंटर क्लेम जिंदा रहेगा। ऑर्डर नंबर 8 का रूल नंबर 8, प्रतिरक्षा का नया आधार। नया आधार क्या होता है भाई? सारे डिफेंस पेश कर दिए उसने और उसके बाद में कोई नया आधार हो रहा है। अभी तक तो कोर्ट ने डिग्री डिफाइन नहीं की, डिसाइड नहीं की, क्या वो नया आधार पेश कर सकता है? ये ऑर्डर नंबर 8 की रूल नंबर 8 में न्यू ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस। हाँ, प्रतिरक्षा का कोई भी ऐसा आधार जो बात के संस्थित किए जाने के या मुजरा का दावा करने वाले लिखित कथन के या प्रतिदावे के उपस्थित किए जाने के पश्चात पैदा हुआ है, यथा स्थिति प्रतिवादी या वादी द्वारा अपने लिखित कथन में उठाए जा सकते। पर शर्त क्या होनी चाहिए कि वो जो नया आधार उत्पन्न हुआ है वो कब अराइज हुआ है? पहले वाले दावे से, सेट ऑफ में या फिर काउंटर क्लेम में। उसके बाद में, प्रतिदावे के बाद। दावे के साथ। हाँ, और यदि उसके पहले ये अराइज होता, होया हुआ होता ऑलरेडी, और उसने लिखित कथन पेश कर दिया और अब आके वापस कह रहा है कि सर नहीं, मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, क्या उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन है कि अब वो नई बात नहीं कह सकता? कहाँ है रेस्ट्रिक्शन? 11 के 4 में यही तो बता रखा है। हाँ, एक बार में एक बार में सारी की सारी बात कहेगा, है ना? और अब इसने क्या कहा? यदि वो नया कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया या फिर नया कोई डिफेंस अराइज हो गया तो फिर ये नया प्रतिरक्षा का आधार। सेट ऑफ के बाद में रूल नंबर 9, पश्चातवर्ती अभिवचन। अब ये अभिवचन शब्द है, पर अभिवचन ऑर्डर कौन सा है 6 और ये कौन सा रूल है? 8। तो फिर पश्चातवर्ती अभिवचन में तुम ऑर्डर नंबर 6 मत क्लिक कर देना, ये ध्यान रखना, ये सबसीक्वेंट प्लीडिंग है। पढ़ो। पश्चातवर्ती अभिवचन प्रतिवादी के लिखित कथन के पश्चात कोई भी अभिवचन जो मुजरा के या प्रतिदावे के विरुद्ध प्रतिरक्षा से भिन्न हो। सुनो क्या कह रहा है? सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के अलावा होना चाहिए। हाँ, न्यायालय की इजाजत से ही और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय ठीक समझे उपस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किंतु न्यायालय पक्षकारों में किसी से भी लिखित कथन या अतिरिक्त लिखित कथन किसी भी समय अपेक्षित कर सकेगा और
उत्पत्ति करने के लिए 30 दिन से अधिक का समय नियुक्त कर सकेगी। क्लियर है? सब सीक्रेट प्लीडिंग है, ये सब सीक्रेट प्लीडिंग है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट में कोई प्लीडिंग पेश कर दी अपन ने, प्लीडिंग कब पेश करते हैं? प्लीडिंग किसको कहते हैं? बात अभी वचन कहाँ पेश होती है? ऑर्डर 6 में, फिर बाद में 7 और 8 में। उसके बाद में भी कोई नई बात आ गई और वो कहनी, उसको अपन कहते हैं सब सीक्रेट प्लीडिंग्स। यानी ये इसको सेट ऑफ उन दोनों के बाद ये वाद पत्र का संशोधन नहीं, वाद पत्र का संशोधन किसमें है? 6-17 में। और ये क्या है? नया वाद पत्र है, कोई नई ग्राउंड्स लिख रहे हैं। चलो आज का यहाँ तक ही रखें। अब सरफराज मेरे को वो 3 सेंटेंस जो मैंने आपको लिखा है उनकी इंग्लिश बताओ।